Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और आपको जैसा कि पता है हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब ये जो वीडियोस है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अगर आप बात करें तो आपके न्यू सिलेबस में ये चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर वो आ रहा है, जिसे आप फ्रीडम बोलते हैं, दैट मीन्स स्वतंत्रता, और ये वीडियो का पहला पार्ट है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये वीडियोस दोबारा बनाई जा रही है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने कुछ नया ऐड किया है उसको भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट्स आपको बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम में कौन सा नया पार्ट ऐड हुआ है और साथ में आप पूरे के पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे। ओके, तो अगर हम पूरे चैप्टर की बात करें तो पूरे चैप्टर के अंदर जो हमें टॉपिक मिलेगा वो हमें मिलेगा अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। हमें जानना है कि जो स्वतंत्रता होती है उसका महत्व क्या है समाज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए। दोस्तों आपने इंडिया एट वर्क वाली बुक जो है वो चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद दूसरी बुक के अंदर उसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करी गई है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली बुक, बस मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो हमें बताने की कोशिश करता है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, वो भी किसके, स्वतंत्रता थे। दैट मीन्स हमारी फ्रीडम जो होती है, दैट मीन्स हमारी जो फ्रीडम होती है दोस्तों, उसके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। इसका इफेक्ट नेगेटिव भी पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है। तो हमें ये जानना होगा कि स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू कौन कौन से होते हैं। दैट मीन्स हमें उन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में 4 मार्क्स का हमेशा आता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम। ओके, उसके बाद फिर हमें जानना है हानि का सिद्धांत, जिसे आप हार्म प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, और ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर नहीं था तो उस टाइम पीरियड पे ओल्ड जब सिलेबस था, यानी कि मैं 2014 के टाइम पीरियड की बात कर लूँ तो उस टाइम पीरियड पे ये सिलेबस चल रहा था। बट अकॉर्डिंग टू 2019 हमारे देश में मार्च में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस करा गया। बट ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और साथ में इसके अंदर एक नए पार्ट को भी ऐड किया गया है। वो नया पार्ट ये है, आपको बताना है कि लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार लिबर्टी का मीन्स तो फ्रीडम ही होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शब्द जो है लिबर्टी, दैट मीन्स लिबर शब्द, वो पूरी तरीके से फ्रीडम को ही तो एक्सप्लेन करता है। दैट मीन्स लोगों को अभी भी लगता है कि लिबर्टी और फ्रीडम एक तरीके के दोनों एक सिनोनिमस वर्ड है। जैसे कि आप वाटर को, पानी को आप जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, ऐसे ही सेम शब्द है ना। तो इसीलिए जानबूझ के एग्जामिनर ने आपको एक छोटा सा और टॉपिक ऐड करके दे दिया है, तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आप समझते हैं, अब हम आगे चलेंगे और इस जो चौथा पार्ट नया ऐड हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का मीन्स फ्रीडम है। फ्रीडम दैट मीन्स लिबर्टी। हालांकि मैं अभी दोनों को सेम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि लिबर्टी दैट मीन्स लिबरल, जो दोस्तों शब्द आया है लैटिन शब्द से। लैटिन अमेरिका के अंदर शब्द बनते हैं और दोस्तों ये शब्द लैटिन अमेरिका से आया था। और लैटिन अमेरिका का शब्द जो लिबर है उसका सिनोनिमस शब्द फ्रीडम है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लिबर को, यानी कि लैटिन भाषा में फ्रीडम शब्द को
लिबर बोला गया है और इसीलिए इसे लिबर्टी भी यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम इसे स्वतंत्रता इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आपने देखा होगा टिग्नोमेट्री है, ट्रिगो है, टिकोन मेथी बन जाता है उससे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए हैं। तो इसलिए लैटिन भाषा के अंदर लिबर्टी लिबर है, यानी कि स्वतंत्रता है, जबकि फ्रीडम जो है उसका एक सिनोनिमस वर्ड तो है, लेकिन फ्रीडम एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, आपको पता होगा शुरुआती समय में हम भाषाओं को चेंज करते थे। जो चीज़ें ग्रीक में लिखी होती थी उन चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट कह रहा हूँ, बहुत बड़े इतिहासकर्ताओं ने, लेक्सियोग्राफर ने चीज़ों को बदला। जो चीज़ें संस्कृत में थी दोस्तों, वो चीज़ें हमने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, है ना, और फिर हिंदी से हमने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। ऐसे ही लिबर्टी शब्द जो था, लिबर्टी शब्द भी इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन लिबर्टी शब्द का जो बेस है वो लिबर से बना है, और लिबरर जो है दोस्तों, लिबरर जो है वो लैटिन शब्द के अंदर यूज़ किया जाता है। बट लिबर्टी और फ्रीडम दोनों शब्दों में अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया कि यही चीज़ नया ऐड हुआ है। बट अभी आप सिर्फ इतना सा समझे कि लिबर्टी और फ्रीडम एक ही शब्द है, दैट मीन्स स्वतंत्रता। ओके, तो ये शब्द लैटिन से ओरिजिन हुआ था और एट प्रेजेंट टाइम आप फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे ना दो डायमेंशन बताए गए हैं लिबर्टी के बारे में, दैट मीन्स स्वतंत्रता के बारे में दो डायमेंशन के ऊपर फोकस करा गया है। पहला डायमेंशन, डायमेंशन इन दिस मीन्स आयाम, आयाम दैट मीन्स भाग बोल सकते हो आप, ठीक है ना। लिबर्टीज मीन होता क्या, दैट मीन्स फ्रीडम मीन्स होता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ है बाधाओं से और केंद्रीय सरकार से अनुपस्थिति होना। दैट मीन्स लिबर्टी का मतलब होता है किसी भी तरह के एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेंट, दैट मीन्स प्रतिबंध, बाधाएं, इन सब से आज़ादी मिलना ही सही मायने में आप देखें तो वो फ्रीडम है, वो लिबर्टी है। और दूसरा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है, इट ऑल्सो डेवलप्ड द पोटेंशियल एंड द क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन। ये डेवलप्ड करने की कोशिश करता है पोटेंशियल और क्रिएटिविटी, दैट मीन्स क्षमता और रचनात्मक शैली जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो इसको डेवलप करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये व्यक्ति एक विजय है, अगर दैट मीन्स इसको अगर फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम इन द सेंस उसको किसी भी चीज़ की आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी उसे हर चीज़ से मिल जाती है, तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी और पोटेंशियल तरीके से सोचकर अपने काम को करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ द फ्रीडम, यही डायमेंशन है। और दोस्तों पूरी बुक के अंदर ना बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत टाइप की लिबर्टीज़ लिखी हुई हैं, बट मैं आपको वादा कर रहा हूँ आप इसको देख लेंगे ना, आप एक ही बारी में सारी स्वतंत्रताओं को समझ जाएंगे। तो पहली स्वतंत्रता हमारी राजनीतिक है, दूसरी हमारी राष्ट्रीय है, तीसरी हमारी आर्थिक है, चौथी हमारी नागरिक है और पांचवी हमारी प्राकृतिक है। तो ये जो स्वतंत्रताएं किताब के अंदर एक्सप्लेन की हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब डीपली पढ़ना पड़ता है और फिर हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे ना पूरा, आप एक ही बारी में सारी टाइप की जो स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, वो आप समझ जाएंगे। बट आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो दोस्तों वो नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए या आपको गाइड चाहिए तो उसकी भी लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी परचेस इन्हें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी होती क्या है, दैट मीन्स राजनीतिक स्वतंत्रता होती क्या है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश को जब आज़ादी मिली थी 1950 के टाइम पीरियड में, तो उसके बाद हमने अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट मीन्स हमने अपने देश के अंदर संविधान बनाए, और संविधान बनाने के बाद हमने अपने देश के अंदर इस चीज़ को एक प्रकृति के अंदर डाल दिया कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर, भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर पैदा होता है वो इंडियन कहलाएगा, और इंडियन अगर है और तो उसके पास 18 साल के होने के बाद उसके पास अपने आप ही पॉलिटिकल राइट्स आ जाएंगे। तो इसे हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं। और दोस्तों
पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव एज अ सिटीज़न। और पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब यही हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीने के लिए स्वतंत्र है और पूरी तरीके से राजनीतिक चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखेंगे अगर पॉलिटिकल स्वतंत्रता का मतलब है मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक कार्यालयों को संचालन करने का अधिकार, दैट मीन्स कोई भी ऑफिस है, पॉलिटिकल ऑफिस या पब्लिक ऑफिस है, इवन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, वो भी फ्रीली। आप किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में फ्रीली अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब राजनीति से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंदर आती है। जैसे राइट टू वोट, अगर आप किसी भी व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इवन आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो भी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना चाहते हैं तो भी आप फ्री है। आप किसी भी पब्लिक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आप फ्री है। अब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कुछ भी चल रहा है देश के अंदर और अगर आप उसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप फ्री हैं। तो इस तरीके से जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है ना, वो एक व्यक्ति को एज अ इंडिविजुअल टू लिव एज अ सिटीजन, आपके पास अगर पॉलिटिकल राइट्स है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी निजी व्यक्ति को एज अ सिटीज़न जीने का अधिकार होता है। और इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई आपके अधिकार छिन रहे हैं तो आप वही कोर्ट वोट जा सकते हैं, ये सब है। अब नेशनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एक तो होती है इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की और दूसरी होती है नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी का मतलब देखो, मैंने यहाँ पे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। पटेल जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें द आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इनका इमेज मैंने इसलिए इस्तेमाल करा कि आपको समझ में आ सके कि जो हमारी मतलब नेशनल लिबर्टी होती है वो क्या होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ ये हो गया कि विदेशी प्रभुत्व से लोगों की स्वतंत्रता। दैट मीन्स अगर आप ये देखें कि अगर हमारे देश के अंदर हमें कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो जैसे कि हमने ये मूर्ति बनाई, जैसे बीजेपी सरकार ने ये मूर्ति बनाई, और दोस्तों जब बीजेपी सरकार ने मूर्ति बनाई तो उस टाइम पे आप ये देखेंगे कि क्या उस टाइम पे हमने किसी बाहर के देश से क्या परमिशन ली थी इस चीज़ के लिए? नहीं ली थी ना। अगर हमें अपने देश के अंदर कुछ भी डिसीज़न लेने की पावर है तो उसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। ओके, आप अपने देश में कुछ भी करिए, ब्रिज बनाइए, स्टैचू बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, उसमें हमें किसी भी दूसरे देश के लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसे ही हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और मेरे को क्वेश्चन में कमेंट हमें कमेंट ये करना है दोस्तों आपको कि भाई आपको बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, इसमें सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कितने रुपए खर्च करे हैं। ओके, कितने रुपए में लगा के इस मूर्ति को बनाया गया है। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बंदा, दोज राइट दैट आर engaged बाय द पर्सन फॉर कंज्यूमिंग इट्स लिवलीहुड, दैट मीन्स आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया जो किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका का उपभोग कर रहा हो, उसे हम आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करवाना चाहूँगा। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसको पैसों के लिए, उसको टाइम के लिए, उसको मैं कह सकता हूँ सर्विस के लिए, सभी को कहीं ना कहीं हमें इक्वल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे ही हम इकोनॉमिक लिबर्टी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता ये कहती है कि जितने घंटे किसी नॉर्मल पर्सन से काम करवाया जाता है उतने ही घंटे हमें किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना
जाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक ऑफिस है, एक ऑफिस में दो व्यक्ति काम करते हैं और दोनों की टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे की है। दोनों की सैलरी लगभग 10,000 रुपये है और दोस्तों दोनों का काम एक जैसा ही है। तो इस टाइम पीरियड पे ये आर्थिक स्वतंत्रता है। ये आर्थिक स्वतंत्रता इसीलिए है कि दोनों की सैलरी 10,000 रुपये है यहाँ पे और दोनों ही इक्वली काम करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से जानबूझ के ज़बरदस्ती एक बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है ना। तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं कहलाएगी। तो इस हिसाब से जो पॉलिटिकल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी है वो मीनिंगलेस हो जाती है अगर किसी को इकोनॉमिक लिबर्टी ना मिले। अब देखो, पॉलिटिकल लिबर्टी तो आप समझ गए होंगे, पर ये सिविल लिबर्टी क्या होती है? कहने का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक लिबर्टी ना मिले, अगर आर्थिक ही स्वतंत्रता ना मिले, तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और उसके लिए सिविल जो लिबर्टी होती है उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब सिविल लिबर्टी क्या होती है? सिविल लिबर्टी का मतलब ये हो गया कि सरकार गारंटी दे किसी भी व्यक्ति को अपने स्टेट में किसी भी प्रकार का फ्रीडम। दैट मीन्स मान लेते हैं कि ये एक स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पर उसका ये सिटीज़न उसके स्टेट में रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि गुजरात की ये कहानी है। गुजरात के अंदर कोई स्टेट है, स्टेट यही है और सिटीज़न है यहाँ पे। तो इस सिटीज़न को सिविल लिबर्टी जब मिलेगी जब उसे स्टेट में रहने के बाद उसको नागरिक के जितने भी अधिकार मिलने चाहिए वो मिले। जैसे कि उसको बोलने की अब आज़ादी होनी चाहिए, उसे अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको धर्म की स्वतंत्रता होना चाहिए, जीने की और संपत्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विधानसभा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता के मामले में संवैधानिक उपचारों की तलाश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर ये सारी स्वतंत्रता इस व्यक्ति के पास है और अगर इसका राइट्स कुछ भी राइट्स ख़राब होता है तो वो अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सिविल लिबर्टी कहलाएगी। ओके, तो सिविल लिबर्टी का मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट के द्वारा सभी कानूनी अधिकार मिले और उस अधिकार को, उस राइट्स को क्लेम करने की पावर उसके पास होनी चाहिए और वो उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट अगर अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स या सिविल लिबर्टी नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी के लिए दोस्तों आपको रूसो के दार्शनिक हमारे फिलोसफर हैं प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा, रूसो के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा है। दोस्तों प्राकृतिक स्वतंत्रता जब आप बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको स्पेशली इसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ओके, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता एक तरीके की ऐसी स्वतंत्रता है जो पूर्ण स्वतंत्रता कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति एक अर्थ पे रहता है, अर्थ पे रहता है तो उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता नेचुरली है मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं, आप देखेंगे कि पेड़ पौधों से हमें एयर मिलती है। तो एयर जो होती है वो सभी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से समान मिलती है ना। तो ये हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई। तो इसे ही हम प्राकृतिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी चीज़ें, नेचुरल में पाई जाने वाली सभी चीज़ें जिन पे सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है उन्हें ही हम प्राकृतिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। बट रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सिंपल शब्दों में बस ये समझिए कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि जब प्रकृति में पाए जाने में जंगल, जानवर, जल, जमीन, हवा, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनमें सभी व्यक्तियों का संपूर्ण योगदान और साथ में संपूर्ण, मैं कह सकता हूँ कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, पर उसका संपूर्ण इफेक्ट उन्हीं को ही मिलना चाहिए। उसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखना है तो हमें कुछ ना कुछ सुरक्षा करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1, देश को डेमोक्रेटिक बनाए रखना पड़ेगा।
अगर हमारा भारत देश इंडिया है तो दोस्तों हमारे राइट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक जो हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि देश लोकतंत्र है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी दैट मीन्स न्यायपालिका। न्यायपालिका को पूरी तरीके से अधिकार होना चाहिए कि सरकार के तीनों पिलर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, वो कोई भी अगर घपलेबाजी कर रही है और नागरिकों के अधिकार के साथ या उनकी स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने के नाते आप देखेंगे कि ये स्टेप ले सकती है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कानून का नियम होना चाहिए। साथ में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर बटी होनी चाहिए। पीएम के पास अलग पावर होनी चाहिए, सीएम के पास अलग पावर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एमएलए के पास अलग पावर होनी चाहिए, एमपी के पास अलग पावर होनी चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट के पास अलग पावर होनी चाहिए। ऐसी सभी पावर को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक्तियाँ किसी एक के हाथ में नहीं देनी चाहिए। तो दिस इज़ द वे दैट वी कैन सेव गार्ड आवर लिबर्टी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे और ज़्यादा डीपली आगे चीज़ें। हानि का सिद्धांत है, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी है, और इवन लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। ओके, सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।